हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज एजुकेशन इज लाइफ। मैं हूँ आकाश गाइन और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूँ टॉस के साथ। अरे बाप रे, क्या बोल रहे सर? टॉस एस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों के साथ में डील करने वाला हूँ। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में एमएसबीटी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहने वाला है। सर क्या आप जीरो लेवल से बात करना? डेफिनेटली मैं जीरो लेवल कंसेप्ट से बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, एकदम जीरो लेवल कंसेप्ट से बात करूंगा। इस एमसीक्यू के पीछे का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होने वाला है, इस एमसीक्यू के थ्रू हम लोग और 4-5 एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर सकेंगे, उसी के लेवल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है, इफ द लोड इज एक्टिंग ऑन लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ अ कॉलम। अगर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, हम लोग ने क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो हमसे बन ही जाएंगे, इसके जैसा और 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो आप लोगों का क्या है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या जरूरत है, हमको जरूरत है कि सर ये डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। सर बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत पता है, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेस एक्जैक्टली क्या होता है तो समझते हैं। सपोज एक मेंबर है, तो इस मेंबर का सेंट्रल एक्सिस क्या होने वाला है। डेफिनेटली सर अगर आप बात करें तो सेंट्रल एक्सिस वाला होने वाला है। किसी भी मेंबर का सेंट्रल एक्सिस यही तो होता है ना। तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज नथिंग बट, अगर कोई लोड अगर या फिर कोई फोर्स उसके सेंट्रोइडल एक्सिस में अगर एक्ट हो रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब क्या, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस मतलब अलोंग द लेंथ में अगर कोई लोड एक्ट हो रहा है, और वो जो लोड अकेला एक्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलने वाले, उसे हम लोग डायरेक्ट लोड बोलने वाले। क्या बोला मैंने, इफ द फोर्स पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन देन द स्ट्रेस जो जनरेट होने वाला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट वाला। इस पूरे बॉडी में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होने वाला है, डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होने वाला। मैं उसे सिग्मा डी का नाम देता हूँ, इतना क्लियर होगा सभी को। सर उसके बाद में फिर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, इस स्ट्रेस की वजह से, सपोज अभी हम लोग बीम की बात करते हैं, एक फोर्स है उसके ऊपर एक्ट हुआ है, इस स्ट्रेस की वजह से इस बीम में कितना बेंडिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। या फिर मैं इस हिसाब से बात करूंगा कि सपोज यहाँ पे एक लोड है, यहाँ पे एक फोर्स है, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस था, यहाँ पे एक लोड एक्ट हुआ है, तो इसकी हिसाब से इस पर्टिकुलर मेंबर में कितना बेंडिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर है। तो समझने के लिए और डिटेल में समझते हैं कि मैंने क्या बोला। एक आप लोगों के पास में मेंबर है, अगर उसके सेंट्रोइडल एक्सिस में अगर उसके सेंटर में कोई लोड एक्ट हो रहा है तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा सर, सिर्फ और सिर्फ ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होने वाला है। मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस में लोड गिरा तो हमारे पास क्या स्ट्रेस जनरेट होने वाला है, क्या होने वाला है, डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होने वाला है। बट अगर वो सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ साथ अगर वो लोड इसेंट्रिक रहा, सर अभी इसेंट्रिक मतलब क्या होता है समझाता हूँ। ये हो गया आपका सेंट्रोइडल एक्सिस, अगर सेंटर में ना गिर के अगर उसके आजू बाजू में कहीं पे गिरता है, समथिंग कुछ डिस्टेंस में गिरता है, तो ये जो डिस्टेंस है ही होता है आप लोग का इसेंट्रिक। तो उस केसेस में अभी लोड कहाँ पे गिर रहा है, सेंटर में ना गिर के, सेंट्रोइडल एक्सिस में ना गिर के, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस में ना गिर के, उसके समथिंग कुछ डिस्टेंस दूर या फिर डिस्टेंस फार अवे में गिर रहा है, तो उसे उस केसेस में आप लोगों के पास में जितने भी लोड जनरेट होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाला है, डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस आप लोगों का जनरेट होने वाला है। कौन से स्ट्रेस जनरेट होने वाला है, अगर इसेंट्रिक लोड अगर गिरता है तो आप लोगों को डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ साथ में बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलेगा। इतना कंसेप्ट सभी का क्लियर होगा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस को मैं लिखता हूँ। सबसे पहले एक एक चीज़ को समझते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस, तो सबसे पहले तो हमें पता है सर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए, लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो सिंपली वही होता है डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब क्या हो जाए, डायरेक्टली कितना स्ट्रेस एक्ट हो रहा पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट स्ट्रेस, पहली बार डायरेक्ट स्ट्रेस लिख रहा हूँ, उसके बाद में सिग्मा डी से डिनोट करूंगा। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाता है, सिग्मा डी इज इक्वल टू पी बाई ए। सर ए क्या हो जाएगा फिर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पी डिवाइडेड बाई बी इंटू, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं बी इंटू डी, अगर सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर। सिंपल है। ये जो नेचर रहने वाला है इसका कंप्रेसिव नेचर रहने वाला है, समझना मेरी बातों का। कंप्रेसिव नेचर क्यों रहने वाला है, जब किसी पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर अगर वो लोड गिर रहा है तो वो सिंपली इस तरह से कंप्रेसिव नेचर में वो गिर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो स्ट्रेस जनरेट होने वाला है वो कंप्रेसिव नेचर में उसका स्ट्रेस जनरेट होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। अभी हम लोग इसेंट्रिक लोड की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ना। तो सिंपली समझना, ये आप लोगों का एक कॉलम था या फिर एक पर्टिकुलर मेंबर था जिसके ऊपर इस तरह था इसका सेंट्रोइडल एक्सिस में अभी जो लोड था
अभी जो लोड था वो सेंटर एक्सिस में ना गिरकर वो समथिंग कुछ डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस का मैं नाम देता हूँ ई, जिसे कि इसेंट्रिसिटी से भी जाना जाता है, वो लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा, उसके समथिंग कुछ दूर से सेंटर एक्सिस से समथिंग कुछ डिस्टेंस में एक्ट हो रहा। उस केसेस में आपके पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर कौन से लोड एक्ट होने वाला है, कौन सा स्ट्रेस जनरेट होने वाला है इस इसेंट्रिसिटी ई की वजह से। तो उस केसेस में आप लोगों को कौन से स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ साथ और कौन सा स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। सर कहने का मतलब अगर सेंट्रॉइडल एक्सिस मतलब जो कोइंसाइडल एक्सिस है उसके ऊपर लोड ना गिरकर उसके आजू बाजू में कहीं पे गिरता है, समथिंग कुछ डिस्टेंस पे गिरता है, तो उसे इसेंट्रिक डिस्टेंस पे गिरता है, तो उस लोड को भी हम लोग क्या बोलने वाले, उस लोड को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसेंट्रिक लोड बोलने वाले। मतलब इसेंट्रिक डिस्टेंस पे, मतलब ई डिस्टेंस पे गिरा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोड गिरने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ कि जो आपका जो लोड होता है डायरेक्ट लोड, उसकी वजह से आप लोगों को डायरेक्ट स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। जो इसेंट्रिक लोड होता है उसकी वजह से आप लोगों को कौन सा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एस आप लोगों को बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिल सकता है ना। तो एक चीज़ और समझना कि ये जो डिस्टेंस मैंने बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी। इसे आप लोग बोल सकते हो इसेंट्रिक लिमिट या फिर लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, क्या बोल सकते हो, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, है ना। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं लास्ट में एक कमेंट करूँगा, क्या मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ कि एक्सियल लोड की वजह से जो होता है वो क्या जनरेट होता है, वो डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होता है। तो इसेंट्रिक लोड की वजह से क्या जनरेट होता है सर, डेफिनेटली डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एस आप लोगों को क्या बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। इतना क्लियर हो गया होगा सभी का। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो हमने देखे कि सर डायरेक्ट स्ट्रेस इज नथिंग बट पी बाय एरिया, मतलब इस एक्सियल लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसके बाद में सर बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है m/z। सर m क्या हो गया, m इज नथिंग बट योर इसेंट्रिक लोड इनटू इसेंट्रिसिटी, मतलब लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, जो डिस्टेंस उसने कवर्ड किया था। m मतलब क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, मूवमेंट इज नथिंग बट लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी सपोज मान के चलना, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये वाला आप लोगों का मेंबर था, यहाँ पे आप लोगों का लोड गिर रहा, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे कितना मूवमेंट जनरेट होने वाला है, इस लोड इंटू यहाँ से लेकर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ई। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो m होने वाला है, m इज इक्वल टू क्या होने वाला है, p इंटू ई। उसके बाद में आता है z, है ना। z इज इक्वल टू क्या होता है, z इज नथिंग बट आप लोगों ने मॉस में पढ़े थे, z इज नथिंग बट सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, i डिवाइड बाय y क्या हो गया, i क्या हो गया, i इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, y क्या हो गया कि डेप्थ का आधा, है ना। y इज नथिंग बट योर, y क्या होता है कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस जनरेट हो रहा पर्टिकुलर लेयर के ऊपर, जो डिस्टेंस से न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस था वो वाला, दैट इज नथिंग बट योर y। ठीक है, मतलब हम लोगों को भी क्या पता चल गया, सिग्मा d इज नथिंग बट p बाय a। सर सिग्मा b इज नथिंग बट बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज नथिंग बट m बाय z। सर m मतलब क्या होता है, p इंटू ई, z मतलब क्या होता है, i बाई वाई। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, हमने सब कुछ चीज़ें सीख ली है कि क्या होता है अगर कोइंसाइडल, अगर एक्सिस एकदम सेंट्रल एक्सिस के ऊपर गिर रहा है तो उसे हम लोग कौन सा लोड बोलेंगे, उसकी वजह से कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो सकता है ना। उसके बाद में अगर सेंटर में ना गिरकर उसके थोड़े डिस्टेंस के बाद में गिर रहा है तो उसकी वजह से कौन से स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग जाते हैं MCQs के ऊपर। अभी देखो कितना इजी लगने लगेगा, है ना। तो सबसे पहला MCQ हम लोग देख लेते हैं, इफ द लोड इज एक्टिंग ऑन द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। अभी मैंने बोला था लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस इज नथिंग बट अलोंग द लेंथ, मतलब एक्सियल एक्सिस के ऊपर। तो अगर एक्सियल एक्सिस के ऊपर, अगर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के ऊपर अगर लोड गिर रहा होगा तो आप लोगों का आंसर कौन सा होने वाला है, हॉरिजॉन्टल लोड, एक्सियल लोड, इसेंट्रिक लोड, वर्टिकल लोड। तो डेफिनेटली आप लोगों का अगर जो लोड था, लोड अगर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के ऊपर जनरेट होता है कॉलम के, तो उसे आप लोग कौन सा लोड बोलोगे, एक्सियल लोड बोलोगे। क्लियर है यहाँ तक, ओके। उसके बाद में सेकंड, इफ द लोड इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। अगर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के अवे में एक्ट हो रहा है तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, इट इज कॉल्ड एज ए इसेंट्रिक लोड। कहने का मतलब ऑप्शन सी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 कट, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। उसके बाद में इफ द कॉलम, इन द कॉलम इसेंट्रिक लोड प्रोड्यूसेस, कॉलम अगर की बात कर रहा हूँ उस केसेस में जो इसेंट्रिक लोड हो रहा है, देखना कितना मजेदार क्वेश्चन है। इस इसेंट्रिक लोड की वजह से क्या क्या प्रोड्यूस होने वाला है, बोथ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉन ऑफ दिस। मैंने बोला था अगर एक्सियल लोड है उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होने वाला है। अगर एक्सियल लोड है उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होने वाला है। अगर इसेंट्रिक लोड गिर रहा है, उसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज आप लोगों का बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होने वाला है। कहने का मतलब ऑप्शन ए
इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। उसके बाद में देखना क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम, कहने का मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम से लेकर सच दैट इफ द लोड एक्ट्स विद इट डिस्टेंस देयर इज ए नो टेंशन इन द कॉलम। मतलब अगर वो लोड कहीं दूर में गिर रहा है, कौन से डिस्टेंस तक, जहाँ तक टेंशन आप लोगों को कॉलम में नहीं मिलने वाला, जब तक टेंशन आप लोगों को कॉलम में नहीं मिलने वाला है, दिस मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, अभी मैंने बोला था इसेंट्रिसिटी लिमिट या फिर लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, है ना। एक वहाँ तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ तक आप लोगों को टेंशन जीरो मिलने वाला है कॉलम के ऊपर, उस लिमिट को, उस डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलोगे, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। आंसर सी, चेन्नई इज द राइट आंसर। आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेन्नई इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये वाला ध्यान में रखना कि उस लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी के बीच तक में जो भी कॉलम के ऊपर आप लोगों का टेंशन जनरेट नहीं होता है, नो टेंशन जनरेटेड। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग अभी छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल लेने से पहले मैं एक दो टर्म्स आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्या होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या होता है मिनिमम स्ट्रेस है। समझना कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू, सिंपली समझना, शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा, सिग्मा मैक्स इज नथिंग बट सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। और इस केसेस में इसका जो नेचर रहने वाला है वो कॉम्प्रेसिव नेचर रहने वाला है। सर बार बार आप बोल रहे कॉम्प्रेसिव नेचर, जब पॉजिटिव आंसर में आएगा तो हम कॉम्प्रेसिव क्यों लेंगे। देखो बेटा समझ लो, कंसेप्ट की बात है। अगर हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम में जो भी लोड एक्ट होता है वो कौन सा लोड रहता है, कॉम्प्रेशन लोड रहता है, कॉम्प्रेसिव लोड रहता है। इसलिए हम लोग किसकी बात करेंगे, सिग्मा मैक्स। अगर आप लोगों का पॉजिटिव आ रहा होगा तो उसे हम लोग कॉम्प्रेसिव लोड बोलेंगे या फिर कॉम्प्रेसिव उसका नेचर बोलने वाले हैं, है ना। इतना क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा मैक्स इज नथिंग बट मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड इज नथिंग बट डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस इज नथिंग बट P by A, बेंडिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट M by Z, दैट इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखे थे P into E डिवाइडेड बाय I by Y। इतना क्लियर हो गया होगा। सर उसके बाद में अगर आप मिनिमम स्ट्रेस की बात करते हो तो मिनिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मिनिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा D माइनस सिग्मा B। सर इतना ईजी है। हाँ, डायरेक्ट स्ट्रेस से बेंडिंग स्ट्रेस माइनस कर दो, आप लोगों को क्या मिलने वाला है, आप लोगों को मिनिमम स्ट्रेस मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी इज नथिंग बट मैक्सिमम स्ट्रेस, सिग्मा मिनिमम स्ट्रेस कितना होने वाला है, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। इतना सबका क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1 2 3 कट। ठीक है, तो अभी मैं एक न्यूमेरिकल लेते हैं। इस न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, आप लोग का आंसर मैं निकाल के देने वाला हूँ। हमेशा से जब न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। जितना ज़्यादा टाइम आप क्वेश्चन पढ़ने में लगाओगे उतना कम टाइम आप लोगों को सोल्यूशन निकालने में लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को हम लोग प्यार से समझते हैं। रेक्टेंगुलर पियर देखे, रेक्टेंगुलर देखे, तो ठीक है सर बना लिए रेक्टेंगुलर पियर 1000 बाय 150 mm, 1000 और 150 में बी कौन सा रहेगा, डी कौन सा रहेगा। कॉलम की बात कर रहा, पियर की बात कर रहा, मतलब जो सबसे ज़्यादा होता है वो डी होता है, सबसे कम जो होता है वो क्या होता है, बी होता है। बीम के केसेस में सबसे ज़्यादा लेंथ होता है और सबसे कम बिड्थ होता है ना। तो इस केसेस में जो डेप्थ होने वाला है वो आप लोग का 1500 mm होने वाला है। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद में आप लोग को विड्थ कितना देखे, मतलब बी कितना देखे, 1000 देखे। यहाँ तक सबका जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट टू कंप्रेसिव लोड, इसके ऊपर जो कंप्रेसिव लोड गिर रहा है 500 किलो न्यूटन का विद एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 250 mm। समझना कितने इसेंट्रिसिटी से वो गिर रहा है। इसेंट्रिसिटी आप लोगों को कितना देखे, 250 mm, मतलब वो सेंटर में नहीं गिर रहा है, वो कहाँ पे गिर रहा है, वो पर्टिकुलर लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी के डिस्टेंस में गिर रहा है। मतलब यहाँ पे जो लोड देके है वो सेंटर को इनसाइड नहीं हो रहा, सेंटर एक्सिस पे, वो बाजू में गिर रहा है, दूर से गिर रहा है। वो कितना देखे, 500 किलो न्यूटन गिर रहा है। क्या बोल रहा है उसके बाद में, अलोंग द एक्सिस बाइसेक्टिंग द 1000 mm साइड, वो जो 1000 mm का साइड है, ये वाला जो साइड है उसको बाइसेक्ट करते हुए गिर रहा है ना। फाइंड द रिजल्टन स्ट्रेस, आप लोगों को रिजल्टन स्ट्रेस निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेना। गिवन डेटा पूरे न्यूमेरिकल में एक ही चीज होता है जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, गिवन डेटा जो देखे उसकी हिसाब से आप लोग बात करेंगे। रिजल्टन क्या बोला है उसने, रिजल्टन इंटेंसिटीज निकालने के लिए बताया है। तो रिजल्टन इंटेंसिटीज का मतलब क्या होता है, सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। सिंपल है सर, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा मिनिमम मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस
बेंडिंग स्ट्रेस। तो सब सर मतलब हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेस चाहिए और बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे गिवन डेटा के बारे में। तो गिवन डेटा के बारे में अगर मैं लिखता हूँ तो आप लोग को क्या देके, सबसे पहले सर पी देके 500 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद में सर हमें क्या गिवन है, ई गिवन है, ई इज नथिंग बट 250 mm। उसके बाद में सर हमें बी गिवन है, बी कितना गिवन है, 1000 गिवन है, बहुत बढ़िया 1000 mm। उसके बाद में डी गिवन है सर, कितना गिवन है, 1500 mm गिवन है, बहुत ज़बरदस्त है ना। यहाँ तक इतना डेटा हम लोग के पास में गिवन है। उसके बाद में उसने क्या बोला है सर, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए बोला, बहुत ही उम्दा। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब क्या होता है, P/A। सर P तो हमारे पास है 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई P इंटू डी, मतलब सर 1000 इंटू 1500। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग को डायरेक्ट स्ट्रेस निकल के आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस आप लोग को निकल के आएगा 0.33 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1 2 3 कट। उसके बाद में अभी आप लोगों को क्या निकालना है, अभी आप लोगों को निकालना है मिनिमम, मतलब या फिर आप लोगों को क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस। सर हमें पता है बेंडिंग स्ट्रेस नथिंग बट m/z। सर हमें पता है m इज नथिंग बट p इंटू इसेंट्रिसिटी डिवाइड बाई z इज नथिंग बट सर I/y। यहाँ पे एक चीज़ समझना आप लोग, मैं यहाँ पे I/y को थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। I डिवाइड बाई y, I इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब b/d³ डिवाइडेड बाई y इज नथिंग बट आप लोग का डेप्थ का आधा, मतलब d डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो समझना, एक d से दूसरा d कट गया, 1d AD कट गया, बचा इस पे 2, 2 6 12, मतलब आप लोग को क्या बचा है, b/d² 12। तो क्या मैं I/y की जगह b/d² लिख सकता हूँ सर, डेफिनेटली लिख सकते हो। मतलब हम लोगों ने क्या लिखे थे कि जो सिग्मा b होता है वो क्या होता है, m मतलब p इंटू ई डिवाइडेड बाय क्या होता है, b/d²/6। इतना क्लियर होगा सभी का। तो पुट करो आंसर, p कितना है आप लोगों को, कितना गिवन है, p आप लोगों को कितना गिवन है, p आप लोगों को कितना गिवन है, p आप लोगों को गिवन है 500 इंटू 10⁻³ इंटू ई कितना गिवन है 250 mm डिवाइडेड बाय क्या लिखा था मैंने, b मतलब कितना गिवन है 1000 इंटू डी का स्क्वायर मतलब 1500 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय 6। जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को सिग्मा मिनिमम कितना मिलने वाला है, सिग्मा मतलब बेंडिंग स्ट्रेस आप लोगों को कितना मिलने वाला है, बेंडिंग स्ट्रेस आप लोगों को मिलने वाला है 1.33 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट क्या आने वाला है, स्ट्रेस है तो डेफिनेटली यूनिट हमने 500 को न्यूटन में रखे थे और बाकी सब mm में, मतलब न्यूटन पर mm का स्क्वायर। क्लियर है सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से, 1.33 इंटू 10⁻³ इतना क्लियर होगा। अभी आप लोगों को रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। सर रिजल्टेंट स्ट्रेस ही तो निकालने के लिए बोला है, मतलब सिग्मा मैक्स। आप लोगों को बस एक ही बोलेंगे, एक तो सिग्मा मैक्स निकालो, नहीं तो सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्स मतलब क्या होता है, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। सिग्मा डी आप लोगों का निकला था 0.33 प्लस 1.33 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या होने वाला आप लोगों का 0.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेंगे, इतना आएगा। उसके बाद ये कौन सा नेचर है, कॉम्प्रेसिव पॉजिटिव में आया है क्योंकि वो कॉलम है। उसके बाद में सिग्मा मिनिमम आप लोगों को कितना मिलने वाला है, सिग्मा मिनिमम भी उतना ही 0.33 माइनस 1.33 इज इक्वल टू 0.33 आप लोगों को क्या मिलने वाला है, न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ये आप लोगों का रिजल्ट था, ये आप लोग का 1 मार्क का क्वेश्चन था, एक ही बोलेगा वो, इतना इजी था। देखो कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया, क्वेश्चन भी हम लोगों से आसान तरीके से बन गया है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट यूनिट आप लोग का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन नाम से समझेंगे, जैसे डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस से समझे थे, यहाँ पे भी हम लोग नाम से समझेंगे। स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, दो चीज़ को समझ गए, बाकी क्लियर है फंडा है ना। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैंने बोला नाम से समझेंगे। स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल, समथिंग एंगल बनाएगा। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, समथिंग कुछ ना कुछ वो डिफ्लेक्ट होने वाला है। तो समझना मेरी बातों को, जब भी हम लोग किसी बीम के बारे में बात करते हैं, अभी देखो मैंने बीम लिया हो, कॉलम नहीं लिया हो, जब भी हम लोग किसी बीम के बारे में बात करते हैं उस केसेस में अगर उसके ऊपर कोई ट्रांसवर्स लोड लग रहा होगा, सर ये क्या हो गया ट्रांसफर, अब तक तो आप लॉन्जिट्यूडिनल बोल रहे थे, तो समझना एक होता है लोड, कितने लोड होते हैं, एक लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में, एक ट्रांसफर डायरेक्शन में। सर लॉन्जिट्यूडिनल मतलब अलोंग दी एक्सिस, जैसे अगर ये बीम है, तो इसका अलोंग दी एक्सिस मतलब कौन सा, ये वाला डायरेक्शन, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो गया, लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफर डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना। तो मैंने क्या बोला हो, अगर आप लोग के पास में एक बीम है, उस बीम के ऊपर अगर ट्रांसवर्स लोड गिर रहा होगा, अगर उस बीम के ऊपर ट्रांसवर्स लोड गिर रहा होगा तो, और अगर वो बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वो बीम क्या होने वाला है, सैगिंग होने वाला है उस बीम में, सैगिंग होने वाला है उस बीम में। सर ये सैगिंग क्या होता है, हॉगिंग क्या होता है, सैगिंग मतलब बेंड ऊपर की तरफ अगर हो रहा, हॉगिंग मतलब बेंड अगर नीचे की तरफ हो रहा। तो सिंपल है। तो मैंने क्या बोला हूँ, इफ़ ये जो बीम है वो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस बीम में समथिंग कुछ बेंड का नेचर देखने को मिलेगा, बेंड का बिहेवियर शो होने वाला है। तो जो बीम में जो बेंड का बिहेवियर शो होने वाला है तो उसे कौन सा डायरेक्शन में होने वाला है, वो
सैगिंग डायरेक्शन में होने वाला है। सर यहाँ तक सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर। मैंने क्या बोला, बीम के ऊपर अगर ट्रांसवर्स लोड गिर रहा है तो बीम कुछ ना कुछ अमाउंट पे क्या होने वाला है, सैग होने वाला है, कुछ ना कुछ अमाउंट पे सैग होने वाला है। यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त। अगर वो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वो सैगिंग क्या होने वाला है, सैगिंग होने वाला है। अगर वो सिंपली सपोर्टेड बीम ना होकर अगर वो कैंटिलीवर बीम है और अगर ट्रांसवर्स लोड आ रहा है तो उस केस में उसमें क्या सा देखने को मिलेगा आप लोगों को, उस केस में आप लोगों को हॉगिंग देखने को मिलेगा। देखो ये हॉगिंग हो रहा तो उसमें आप लोगों को हॉगिंग देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग सिंपली सपोर्टेड समझते हैं। देखो स्टार्टिंग का है तो थोड़ा कंसेप्चुअल बात करूंगा मैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं क्या डिफ्लेक्शन होता है और क्या स्लोप होता है। सबसे पहले हम लोग डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो इसका जो ओरिजिनल बॉडी का पोजीशन था वहां से लेकर उसका जो लोड गिरने के बाद वाला पोजीशन है, मतलब जितना उसके अंदर डिस्टेंस कवर किया होगा बेंडिंग की वजह से, इसे आप लोग क्या बोलोगे, ऑय से डिनोट करोगे, इसे आप लोग बोलोगे डिफ्लेक्शन। मतलब ड्यू टू लोड की वजह से बीम में कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिला है उसे आप लोग क्या बोलोगे, डिफ्लेक्शन। सभी का क्लियर होगा क्या होता है डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन से मैंने आप लोग को समझाया हूँ। तो डिफ्लेक्शन समझ में आ गया, लोड की वजह से बीम में बेंडिंग आया, बेंडिंग सैगिंग था क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड बीम था, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस देखने को मिला है, मतलब अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करता हूँ तो वो क्या हो गया आप लोगों का, डिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा सभी का, बहुत जबरदस्त। डिफ्लेक्शन सभी का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी ये जो कर्व उसने बनाया था, ये जो कर्व, इसे इलास्टिक कर्व भी बोला जाता है। ये जो कर्व मैंने बोला हूँ इसे इलास्टिक कर्व भी बोला जाता है ना। यहाँ तक सबका एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कौन सा कर्व है, इलास्टिक कर्व है। क्लियर है यहाँ तक, बहुत जबरदस्त। यहाँ तक सबका क्लियर होगा कि जो डिफ्लेक्शन में होता है वो इलास्टिक कर्व में होता है। अभी समझना, ये जो कर्व बना था इस कर्व में इसके जो टेंजेंट में जितना स्लोप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे समथिंग ना समथिंग कुछ स्लोप आप लोगों को दिख रहा है कि तभी तो वो बेंड हुआ होगा ना। तो ये जो स्लोप है यहाँ पे जो थीटा जनरेट हुआ है इसे ही क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब लोड गिरने के बाद में इसमें जो डिफ्लेक्शन के बीच में ये जो इसका जो मेन एक्सिस था, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस से लेकर इन दोनों के बीच में जो एक एंगल बना है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्लोप बोलने वाले हैं। इस एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्लोप बोलने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त। मतलब सर हमें पूरा क्लियर हो गया कि सपोज एक बीम है, उसके ऊपर अगर लोड गिरा तो बीम सैगिंग होने वाला है। तो सैगिंग में जितना उसने सैग किया है, जितना उसने डिफ्लेक्ट हुआ है सर, उसे हम लोग डिफ्लेक्शन बोलेंगे, उसे हम लोग डिफ्लेक्शन बोलेंगे। और सर इसके बीच में जितना एंगल उसने बनाया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। सबका ज़बरदस्त तरीके से स्लोप और डिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। जस्ट एक बार कंफर्म करा दीजिएगा, कमेंट में कीजिए, कमेंट में दिल बना दीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को स्लोप और डिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बट ये जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता है ना, कैंटिलीवर के बाद में हम लोग बाद में बात करने वाले, अभी सिंपली सपोर्टर के बारे में बात कर लिए। ये जो स्लोप और डिफ्लेक्शन होता है ना, इसका एक बाउंड्री कंडीशन होता है जो कि किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो सपोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फिक्स्ड, अगर आप लोगों का जो सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट है, तो अगर फिक्स सपोर्ट रहा तो उस केस में आप लोगों को जो स्लोप मतलब क्या हो सकता है, dy/dx डेरिवेटिव होता है ना स्लोप, वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। मतलब एट फिक्स सपोर्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली कल के पेपर में आप लोगों को इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अगर सपोर्ट फिक्स्ड है तो फिक्स्ड एंड में, फिक्स्ड सपोर्ट में आप लोगों को स्लोप जीरो मिलने वाला है, उसी के साथ साथ में आप लोगों को डिफ्लेक्शन भी क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। मेरे बात को मार्क कीजिएगा कि फिक्स सपोर्ट है तो स्लोप भी जीरो, डिफ्लेक्शन भी जीरो। क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1 2 3 कट, है ना। उसके बाद में देखना, उसके बाद में क्या बोला है, अगर वो सिंपली सपोर्टेड है, अगर वो सिंपली सपोर्टेड है तो उस केसेस में आप लोगों को जो स्लोप देखने को मिलेगा, वो जो स्लोप होने वाला है जो dy/dx होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होने वाला है, वो जो जीरो नहीं होने वाला है। सपोर्ट कौन सा है, अगर सिंपल सपोर्ट है, अगर वो सिंपल सपोर्ट है तो स्लोप आप लोगों को जीरो नहीं मिलने वाला है, बट आप लोगों को डिफ्लेक्शन डेफिनेटली जीरो मिलने वाला है अगर सपोर्ट सिंपल सपोर्टेड है ना। मतलब एट सिंपल सपोर्ट या फिर एट दिस सपोर्ट स्लोप एग्जिस्ट बट डिफ्लेक्शन इज जीरो। क्लियर है यहाँ तक, बहुत जबरदस्त। अगर फ्री एंड है, सर फ्री एंड मतलब ये हो गया फ्री एंड, ये हो गया आप लोगों का फिक्स सपोर्ट और ये वाला हो गया आपका फ्री एंड, मतलब जहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो फिक्स सपोर्ट पे या फिर फ्री एंड पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, फ्री एंड पे भी आप लोगों को क्या मिलने वाला है, जो स्लोप होता है वो आप लोगों को जीरो नहीं रहने वाला है, उसका समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू रहने वाला है, और डेफिनेटली वहाँ पे डिफ्लेक्शन भी आप लोगों का क्या नहीं होने वाला है, जीरो नहीं होने वाला है। तो तीन चीज़ें हम लोगों ने सीखे कि अगर सर फिक्स सपोर्ट रहा तो स्लोप भी जीरो, डिफ्लेक्शन भी जीरो। अगर सर सिंपल सपोर्ट रहा तो समथिंग कहीं ना कहीं वहाँ पे डिफ्लेक्शन आप लोगों का जीरो हो जाएगा, बट समथिंग कुछ ना कुछ स्लोप आप लोगों को मिलने वाला है। सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, एट दी सपोर्ट। सर अभी 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 आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर सर ये सिंपल सपोर्ट है तो इस सपोर्ट पे आप लोगों को नहीं क्या, यहाँ पे स्लोप डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा, बट यहाँ पे डिफ्लेक्शन आप लोगों को जीरो मिलेगा।
यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट था आप लोगों का यहाँ पे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट में आप लोगों को इस तरह का इसका जो डायग्राम बनाने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा ना, तो यहाँ पे आप लोगों को समथिंग स्लोप मिलेगा, बट यहाँ पे डिफ्लेक्शन आप लोगों को जीरो मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आ गया समझो। क्या बोला मैंने, फिक्स में स्लोप जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो। सिंपल सपोर्ट में या फिर सिंपली सपोर्टेड में स्लोप आप लोगों का जीरो नहीं रहने वाला, बट डिफ्लेक्शन आप लोगों का जीरो रहने वाला है। अगर फ्री एंड की मैं बात करता हूँ तो इस केसेस में आप लोगों को स्लोप आप लोगों का जीरो नहीं रहने वाला है, बट डिफ्लेक्शन भी आप लोगों का क्या नहीं रहने वाला है, जीरो नहीं रहने वाला है। मतलब एट दी फ्री एंड समथिंग कुछ ना कुछ स्लोप भी रहेगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो पहले हम लोगों ने कंसेप्ट ही समझ लिए, क्या होता है स्लोप, क्या होता है डिफ्लेक्शन, क्या क्या होता है स्लोप, कहाँ पे स्लोप कितना रहेगा, कहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो रहेगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ ओरिजिनल बीम एंड द एक्सिस, समझना, ऑफ डिफ्लेक्शन बीम इज नोन एज, क्या बोल रहा है वो, ओरिजिनल एक्सिस का डिस्टेंस और डिफ्लेक्शन होने वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसे आप लोग क्या बोलोगे, इसे आप लोग क्या बोलोगे, जल्दी से बोलेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ ओरिजिनल बीम, बहुत जबरदस्त, एक्सिस ऑफ ओरिजिनल बीम और जो डिफ्लेक्शन हुआ था उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस, इसे आप लोग क्या बोलोगे, डेफिनेटली इसे डिफ्लेक्शन बोलोगे। कहने का मतलब ऑप्शन ए आगरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए आगरा इज द राइट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सिंपल है, अभी बताया मैंने, 1 2 3 खत्म। उसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट एनी पॉइंट एंगल मेड बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ए बीम, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ए बीम ने टेंजेंट के साथ में एंगल बनाया था विद द हॉरिजॉन्टल, किसके साथ में, विद द हॉरिजॉन्टल के साथ में, इस कॉल्ड एज, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर अभी तो पढ़े, ये वाला होता है डिफ्लेक्शन, ये वाला होता है स्लोप, तो डेफिनेटली बैंगलोर, ऑप्शन बी बैंगलोर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बैंगलोर इज द राइट आंसर। बहुत जबरदस्त है ना। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एट द फिक्स्ड एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, सर बहुत जबरदस्त, अभी तो हमने यही पढ़े हैं। एट द फिक्स्ड एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, ये वाला फिक्स्ड एंड, ये वाला सपोर्ट एंड है ना। एट द फिक्स्ड एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन इज एंड स्लोप इज, कहने का मतलब सपोज इसके ऊपर मैंने लोड डाल दिया, इस पॉइंट के ऊपर सपोज मैंने एक लोड दिखा दिया, तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे होने वाला है, सिंपल है, यहाँ पे सपोर्ट है, हमने अभी पढ़े थे कि सर जो सपोर्ट होता है उसमें ना तो आप लोगों को स्लोप मिलने वाला है, ना तो आप लोगों को डिफ्लेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है ना। फिक्स सपोर्ट में हमने वही बोले ना, स्लोप जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो। तो इसमें अगर डिफ्लेक्शन आएगा तो कुछ न कुछ इस तरह से आएगा डिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब उसने क्या बोला है कि फ्री एंड पे फिक्स्ड, एट द फिक्स्ड एंड, एट द फिक्स्ड एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन इज, डिफ्लेक्शन क्या रहेगा फिक्स्ड एंड में, डिफ्लेक्शन भी जीरो रहेगा और स्लोप भी जीरो रहेगा। मतलब कहने का मतलब ऑप्शन डी दिल्ली इज द राइट आंसर। अभी मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, क्या बोला मैंने, फिक्स्ड एंड पे आप लोगों को डिफ्लेक्शन भी जीरो मिलने वाला है और स्लोप भी जीरो मिलने वाला है। बहुत जबरदस्त, समझ में आ गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्रिटिकल बनाता हूँ, है ना। अगर क्वेश्चन में लिखा होता था कि फिक्स्ड एंड नहीं सर, यहाँ पे फ्री एंड निकले थे, तो फ्री एंड में क्या मिलने वाला था आप लोगों को, जो समथिंग यहाँ पे आप लोगों को क्या, डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा मिलने वाला था और स्लोप भी ज़्यादा मिलने वाला था। कहने का मतलब एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एंड स्लोप इज मैक्सिमम। बहुत ज़बरदस्त, आसान से हम लोग को समझ में आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज थे वो जो आप लोगों का मैं क्लियर करवा चुका हूँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड से। बहुत जबरदस्त। आगे हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं, है ना। कुछ कंडीशन की बात करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड केसेस की बात करेंगे हम लोग। क्या बोला मैंने, कुछ स्टैंडर्ड केसेस की बात करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो स्टैंडर्ड केसेस में सबसे पहला, अगर सिंपली सपोर्टेड है, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है और पॉइंट लोड सेंटर में गिर रहा है, उस केस में आप लोगों का स्लोप क्या रहेगा और उस केस में आप लोगों का डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए कल का पेपर आप लोगों के एमसीक्यू के फॉर्मेट में आने वाला है। ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ज़्यादा डिटेल्स में बात करने से बेटर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। तो अगर आप लोगों का बीम कैसा है, देखो इमेज में अच्छे से दिख रहा है, अगर आप लोगों का बीम कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, ये वाला सिंपली सपोर्टेड है, और पॉइंट में मतलब सेंटर में अगर पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, तो उस केसेस में आप लोगों को स्लोप कितना मिलने वाला है और डिफ्लेक्शन कितना मिलने वाला है ना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्लोप की बात कर लेते हैं ना। स्लोप कितना मिलने वाला है, स्लोप मतलब सर यहाँ पे एक स्लोप मिलने वाला है, यहाँ पे एक स्लोप मिलने वाला है। सर बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पे सर सिंपल सपोर्ट है तो समथिंग कुछ ना कुछ स्लोप आने वाला है, और समथिंग यहाँ पे डिफ्लेक्शन भले ही जीरो रहेगा सर एट दी सपोर्ट में, बट कुछ ना कुछ स्लोप हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा ए, और यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा बी। क्लियर है क्या यहाँ तक, एक बार कंफर्म करा देंगे। थीटा ए में आप लोगों को जो स्लोप मिलने वाला है, फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, सब कुछ खेल इसमें फॉर्मूला का ही है, तो एक्सप्रेशन नहीं करूँगा। WL², ध्यान देना, WL² डिवाइड बाय 16EI,
WL² डिवाइड बाई 16i, EI क्या होता है मैं बताता हूँ। तो एट दी सपोर्ट ए में आप लोगों को जो स्लोप मिलने वाला है वो WL² बाय 16EI, नंबर ध्यान में रखना 16EI। और जो बी में जो सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ पे बस माइनस का साइन देने वाला है। क्यों बताता हूँ कि यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, है ना। तो जो बी में जो आप लोगों को मिलने वाला है ना, जो बी पॉइंट में जो मतलब एट सपोर्ट बी में आप लोगों को कितना स्लोप मिलने वाला है यहाँ पे WL² डिवाइड बाय 16EI। यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। एट सपोर्ट ए में माइनस रहेगा, एट सपोर्ट बी में प्लस रहेगा। क्लियर है, सबका क्लियर होगा। देखना मैंने क्या बोला हो कि स्लोप एट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, -WL² डिवाइड बाय 16EI। स्लोप एट बी में क्या रहेगा आप लोगों का, WL² डिवाइड बाय 16EI। क्लियर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा क्लियर है ना। ये तो हो गया स्लोप की बात। सर अभी आपने बोले थे कि सर यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो समझना, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें अगर इस तरह का डिफ्लेक्शन हो रहा, तो यहाँ पे मतलब कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन हो रहा, तो इस डिफ्लेक्शन को हमें मिनिमाइज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमें कुछ इस तरह का लोड एक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये कौन सा लोड हो गया, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? डेफिनेटली सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लोड का मतलब क्या होता है सर, माइनस होता है। बहुत ज़बरदस्त। उसी के साथ साथ अगर बीम है तो यहाँ पे इसमें जो डिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा था वो किस तरह का जनरेट होने वाला था सर, इस तरह का डिफ्लेक्शन जनरेट होने वाला था। तो इस तरह का डिफ्लेक्शन जनरेट मतलब इसे अगर मिनिमाइज करना है मुझे, तो उस केस में मुझे मूवमेंट कौन सा लगाना पड़ेगा यहाँ पे सर? मूवमेंट तो सर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मूवमेंट मुझे कौन सा लगाना पड़ रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा मूवमेंट लगाना पड़ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव। समझ में आ गया होगा सभी को, समझ में आ गया होगा। थीटा ए मैंने माइनस क्यू लिखा, थीटा बी माइनस नहीं प्लस क्यू लिखा। क्लियर है यहाँ तक सभी का। तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिए सर, हम लोगों ने बात कर लिए इस पॉइंट में स्लोप कितना आने वाला है, WL² बाय 16EI, माइनस यहाँ पे कितना स्लोप आने वाला है, WL² बाय 16EI। क्लियर होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा सब कुछ क्लियर होगा। तो सर अभी आप लोग, सर अभी थोड़ा सा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की भी बात कर लो। बहुत ज़बरदस्त, अभी बात करेंगे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मतलब OIC इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ वाई मैक्स, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL³ डिवाइडेड बाय 48EI, WL³ डिवाइडेड बाय 48EI। ध्यान में रखना है वर्ड्स आप लोगों को। डिफ्लेक्शन क्या, WL³ डिवाइड बाय 40EI। W मतलब ए वाला लोड, L मतलब टोटल लेंथ ऑफ द स्पैन, 48 और EI क्या होता है, E इज नथिंग बट इलोंगेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, I इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप लोगों को सामने रखने वाला हूँ कि सिंपली सपोर्टेड रहा तो आप लोगों को थीटा क्या मिलने वाला है, WL² डिवाइड बाय 16EI, और आप लोगों को डिफ्लेक्शन क्या मिलने वाला है, WL³ डिवाइड बाय 48EI। तो यहाँ पे मैं एक बोलना चाहूँगा कि EI क्या होता है, E इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो EI को क्या बोला जाता है, ध्यान में रखना, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। जस्ट मिनट, हाँ। EI इज नथिंग बट मोमेंट इलोंगेशन ऑफ मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, से क्या बोला जाता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, है ना। पूछा जा सकता है MCQ में, ये सब आप लोग सॉम में या फिर मॉस में पढ़ चुके हो। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, है ना, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। यहाँ तक सबका क्लियर होगा। तो ये तो हम लोगों ने देख लिए कि अगर सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर क्या आ रहा, पॉइंट लोड आ रहा है ना। तो अभी हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है और पॉइंट लोड के साथ साथ, पॉइंट लोड नहीं उसमें यूडीएल आ रहा है ना, तो उस केसेस में आप लोगों को स्लोप क्या मिलने वाला है और उस केसेस में आप लोगों को डिफ्लेक्शन क्या मिलने वाला है ना। तो ठीक है, समझते हैं हम लोग कि ऐसे केसेस में जो आप लोगों को स्लोप मिलने वाला है थीटा ए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ थीटा बी। तो थीटा ए क्या मिलने वाला है आप लोगों को, डेफिनेटली WL³ डिवाइडेड बाय 24EI। यहाँ पे आप लोगों का माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस क्यों, हम लोगों ने डिटेल में बात कर चुके हैं। थीटा बी क्या रहने वाला है, WL³ डिवाइडेड बाय 24EI। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये हो गया आप लोगों का स्लोप। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, उस केसेस में आप लोग का स्लोप क्या मिलने वाला है, -WL³ बाय 24EI। और थीटा बी मतलब एट सपोर्ट बी में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, WL³ डिवाइड बाय 24EI। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1 2 3 कट, है ना। उसके बाद में अभी हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अभी हम लोग YC या फिर मैं बात करने वाला Y मैक्स के बारे में, मतलब डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है, तो उस केस में आप लोगों को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 5/384, नंबर ध्यान में रखना, 5/384 इंटू WL⁴ डिवाइडेड बाई EI। डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है, लिख लो। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सिंपली सपोर्टेड बीम ऑकरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या आने वाला है, 5/384 इंटू WL⁴, 3 नहीं, डिवाइडेड बाई EI। इतना क्लियर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि सिंपली सपोर्टेड नहीं, अगर कैंटिलीवर रहा तो, और जिसके
फ्री एंड में एक पॉइंट लोड लगा हो, कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड में अगर एक पॉइंट लोड लगा हो, तो उस केसेस में आप लोगों को स्लोप क्या मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे तो थीटा ए है, फिक्स्ड एंड है, तो डेफिनेटली स्लोप यहाँ पे थीटा ए पे आप लोगों को स्लोप 0, मतलब आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, देखो फिक्स्ड एंड है ना, फिक्स सपोर्ट पे क्या देखे थे हम लोग, बोलेंगे फिक्स सपोर्ट पे थीटा 0, स्लोप 0, डिफ्लेक्शन भी 0। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, बस थीटा बी मिलने वाला है। थीटा बी मतलब इस पॉइंट में कितना स्लोप आ रहा है, ये वाला स्लोप। तो थीटा बी जो आप लोगों को मिलने वाला है वो मिलने वाला है WL² डिवाइडेड बाई 2EI, ये वाला आप लोगों को रेडियंस में रहेगा, WL² डिवाइड बाई 2EI। समझ में आ गया सभी को, इतना क्लियर है। थीटा बी इज इक्वल टू WL² डिवाइड बाई 2EI। ई इज नथिंग बट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इलॉन्गेशन ऑफ मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हो गया सर किसके बारे में, ये तो हो गया हमारा सर स्लोप के बारे में। ओके, बहुत जबरदस्त। तो सर इसका डिफ्लेक्शन क्या रहने वाला है, तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम रहने वाला है एट पॉइंट बी में, मतलब YB इज इक्वल टू Y मैक्स, मतलब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होने वाला है आप लोगों का, कैंटिलीवर बीम में अगर फ्री एंड में या फिर एंड सपोर्ट में या फिर एंड पॉइंट में आप लोगों को लोड गिर रहा है, उस केस में आप लोगों को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या मिलने वाला है, WL³ डिवाइड बाई 3EI। ये सब ना आप लोगों को याद में रखना है, सिंपली आप लोगों को रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है आप लोगों को। उतना डिटेल्स में बताने के कारण नहीं है या फिर रीज़न नहीं है या फिर हम बता नहीं सकते, अभी सिंपल समझ लो। अभी जस्ट हम लोगों का छोटा सा सेशन बनाने वाला हूँ मैं इसको। तो कैंटिलीवर अगर बीम है और उसमें अगर पॉइंट लोड अगर गिर रहा होगा फ्री एंड पे, उस केस में उसमें डिफ्लेक्शन कितना जनरेट होने वाला है, WL³ डिवाइड बाई 3EI, है ना। इसको याद कर लेंगे, है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने स्लोप भी देख लिया, डिफ्लेक्शन भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर कैंटिलीवर बीम तो है बहुत ज़बरदस्त, अगर कैंटिलीवर बीम है उसी के साथ साथ में पॉइंट लोड इसके एंड पोर्शन में ना गिरकर समथिंग कुछ डिस्टेंस में गिर रहा है, उसके एंड पोर्शन में ना गिरकर समथिंग कुछ डिस्टेंस में गिर रहा है, मतलब कहाँ पे, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी। तो उस केसेस में यहाँ पे आप लोगों को कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा या फिर इस पॉइंट में आप लोगों को कितना स्लोप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप की बात कर लेते हैं एट पॉइंट सी। यहाँ पे तो स्लोप नहीं, ये वाला पॉइंट में सी स्लोप जनरेट होने वाला है। तो सी मतलब क्या रहेगा आप लोगों का, स्लोप एट पॉइंट सी। ये कौन सा केस है, कैंटिलीवर बीम है, लोड यहाँ पे नहीं, लोड यहाँ पे गिर रहा है, देखो ध्यान से, लोड आप लोगों का नहीं क्या यहाँ पे गिर रहा है, लोड यहाँ पे गिर रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो उस केसेस में WL² डिवाइडेड बाई 2EI। सर L1 क्या हो गया, यहाँ से लेकर सपोर्ट से लेकर उस लोड तक का डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस वही रहेगा, सपोर्ट से लेकर लोड तक का डिस्टेंस। ये हो गया आप लोगों का स्लोप, ये क्या हो गया आप लोगों का स्लोप, है ना। अभी हम लोग क्या बात करेंगे, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। इस केसेस में YC इज इक्वल टू Y मैक्स जो रहने वाला है आप लोगों का, है ना, YC क्या रहने वाला है, और YC नहीं YB समझ लो आप लोग, ठीक है ना। तो इस केसेस में, अच्छा ये वाला कौन सा केस आ गया है, बहुत ज़बरदस्त। तो इस केसेस में आप लोगों का जो डिफ्लेक्शन निकल के आने वाला है, इस केसेस में जो आप लोगों को डिफ्लेक्शन निकल के आने वाला है, वो दो डिफ्लेक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है ना। देखो दो डिफ्लेक्शन कौन सा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, हम हमेशा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो ये वाला बीम है, तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन है आप लोगों का, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक डिफ्लेक्शन है। तो हम लोग YC की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इतना डिफ्लेक्शन के साथ जब इतना डिफ्लेक्शन प्लस करोगे तभी आप लोग को इतना मिलने वाला है। तो डेफिनेटली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हमेशा की तरह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो Y मैक्स बोल रहा हूँ मैं, Y मैक्स इज नथिंग बट यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो समझते हैं कि Y मैक्स इज इक्वल टू WL1³ डिवाइडेड बाई 3EI। W ये वाला हो गया, L1 ये वाला डिस्टेंस हो गया, 3 इंटू EI आप लोगों को गिवन रहेगा, प्लस समझना L माइनस L1, सर L इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, L माइनस L1 इंटू WL1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। यहाँ पे 3EI, यहाँ पे 2EI। समझ में आ रहा होगा सभी को कि WL1³ डिवाइडेड बाई 3EI, बहुत ज़बरदस्त, प्लस L माइनस L1, टोटल डिस्टेंस में से L1 माइनस कर दिया, इंटू WL1² डिवाइडेड बाई 2EI। देखो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। ये हो गया पूरा आप लोगों के जो 7 से 8 आप लोगों के पास में केसेस थे, उसके बारे में डिटेल फॉर्मेट में बात कर लिया। पूरा मैंने आप लोगों को फॉर्मूलास निकाल दिया हो। कल इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में और 2 टर्म्स है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है कैंटिलीवर बीम के ऊपर में, है ना, तो उस केसेस में आप लोगों का क्या रहने वाला है, तो ना। तो यहाँ पे देखो पूरे बीम में कैंटिलीवर, पूरे बीम में आप लोगों को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में आप लोगों का जो थीटा बनेगा, थीटा बी बनेगा। यहाँ पे भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, तो थीटा यहाँ पे 0 रहता है, स्लोप 0 रहता है। वो क्या रहने वाला, WL³ डिवाइडेड बाई 6EI, है ना। क्या कौन सा केस है, कैंटिलीवर बीम, पूरे बीम में कौन सा लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो 6EI। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, स्लोप सबका क्लियर हो गया होगा।
तो अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, वाई बी के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे वाई बी आप लोगों का या फिर वाई मैक्स क्या रहने वाला है, वाई मैक्स आप लोगों का रहने वाला है डब्ल्यू एल टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 EI, डब्ल्यू एल टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 EI। क्लियर होगा यहाँ तक सर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूला से आप लोग को ध्यान में रखना है ना। उसके बाद में नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूँ कि पूरे बीम पे लोड ना गिरकर जस्ट इस पॉइंट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, मतलब समझना क्वेश्चन देखो आराम से कि ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आप लोगों को क्या दिख रहा है, इसमें लोड दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आप लोगों को अगर लोड दिख रहा है तो उस केसेस में क्या रहेंगे, इस केसेस में थीटा बी रहने वाला है आप लोगों का, ये वाला पूरा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थीटा बी आ रहा है ना, इस पॉइंट में जितना थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को थीटा मिल रहा है थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी, सेम ही है ना, यहाँ पे जितना थीटा जनरेट हो रहा है वही थीटा यहाँ पे भी जनरेट होने वाला है ना। थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, डब्ल्यू L1 क्यूब डिवाइड बाई 6 EI। क्लियर है, डब्ल्यू L1 क्यूब डिवाइड बाई 6 EI, ये हो गया आप लोगों का स्लोप। कौन से केसेस में, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैंटिलीवर के ऊपर पूरे बीम में ना गिर रहा होगा, है ना। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना देखने को मिल सकता है। अभी इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब ए वाला डिफ्लेक्शन प्लस ए वाला डिफ्लेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों का पूरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पे है, तो मैंने इसमें बी में नाम दिया, या फिर मैं उसे वाई मैक्स भी लिख सकता हूँ, है ना। वाई मैक्स आप लोगों का क्या रहने वाला है, तो समझना यहाँ पे डब्ल्यू L1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 EI प्लस सेम पहले केसेस की L1 माइनस L1 इंटू थीटा सी, मतलब थीटा बी, दोनों सेम ही होते। ये वाला हो गया आप लोगों का फॉर्मूला, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1 2 3 कट, है ना। चलिए बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं और इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ये वाला पार्ट 1 है, हो सके तो मैं और एक यूनिट, बाकी जितने यूनिट है उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, है ना। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, कैंटिलीवर बीम, कौन सा बीम है, कैंटिलीवर बीम है, बना लेते हैं, है ना। कैंटिलीवर बीम स्पैन एल, इसका स्पैन टोटल लेंथ कितना है, एल है, बहुत ज़बरदस्त। कैरिंग यूडीएल ऑफ डब्ल्यू एंटायर स्पैन, पूरे स्पैन के ऊपर आप लोग को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा, बहुत ज़बरदस्त। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। स्लोप एट फ्री एंड विल बी, तो इस केसेस में देखो इसकी वजह से स्लोप आप लोगों का किस तरह का जनरेट होने वाला है, इस तरह का, मतलब इस पॉइंट में आप लोगों को जो भी स्लोप मिल रहा है, मतलब फ्री एंड में आप लोगों को कितना स्लोप मिल रहा है वो आप लोगों को निकालना है, सिंपल है। थीटा भी आप लोगों को निकालना है, यहाँ पे देखो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए नहीं बोला है, तो थीटा भी क्या रहने वाला है, सिंपल समझना कि क्या बोल रहा है, स्पैन एल है, थीटा भी आप लोगों को निकालना है। तो अभी आप लोगों को केस देखना है, केस नंबर कौन सा देखना है, केस नंबर 5 आप लोगों को देखना है, जिसमें कि क्या बोला था, कैंटिलीवर बीम है, पूरे स्पैन में यूडीएल है, उस केस में थीटा क्या होता है, थीटा बी क्या हो जाता है आप लोगों का, जल्दी से बोलेंगे, थीटा बी क्या हो जाता है, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 EI, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 EI, राइट आंसर है ना, यही वाला राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में मैंने वो ऑप्शंस नहीं लिया हूँ, ऑप्शन नहीं ले, ज़रूरत ही नहीं है। जब आप लोगों के पास कंसेप्ट हो ना तो 3 ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग को सीधा नहीं का डायरेक्ट जो आंसर है वही दिखेगा, ठीक है। तो चलिए, वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग और भी बाकी सब्जेक्ट्स के जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, लव यू एवरीवन।